जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं, जैसा कि हम देखते थे मध्य प्रदेश को शुरू से पढ़ते थे, आज भी हम उसी लेवल से पढ़ेंगे। जैसा कि आप देखते थे कि मध्य प्रदेश के अभी क्या चलते थे, प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे, तो प्रतीक चिन्ह चल रहे थे। तो उनको देखते हैं, कौन सा राज्य का वृक्ष था, वृक्ष कौन सा था, कौन सा फल था, कौन सा पक्षी था। तो इनको हम पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है कि राजकीय जो प्रतीक है वो चिन्ह कौन सा है। तो उसको देखते हैं, राजकीय चिन्ह क्या है। तो राजकीय चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा राजकीय चिन्ह है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ से एमपी का जो एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन उठना ही उठना है। तो यहाँ से देखते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो यहाँ पे दिख रहा है, ये सूर्य के समान दिख रहा है। ये बोर्ड पर मुझसे बनाते नहीं बना है, इसलिए मैंने इतना ही से कर पाया है। इसको देखते हैं। सर्वप्रथम इसको देखेंगे तो बाहर से हमें क्या दिखेंगे, ये सूर्य के समान किरणें दिखाई देगी। तो ये क्या है, स्तूप है। एक गिनती में कितने होंगे, तो 24 स्तूप होंगे। 24 कितने स्तूप होंगे, 24 स्तूप होंगे। तो सर्वप्रथम राजकीय चिन्ह के बाहर की ओर हमें क्या दिखाई देंगे, स्तूप दिखाई देंगे, जो कि संख्या में कितने होंगे, 24, जो कि पिछली बार पूछे गए थे। तो चिन्ह स्तूप के राजकीय चिन्ह में स्तूप कितने होते हैं, तो स्तूपों की संख्या पूछी गई थी। तो कितने स्तूप होते हैं, 24 स्तूप होते हैं। एक क्वेश्चन कंप्लीट। इसके आगे जो हमें सर्किल दिख रहा है, ये सर्किल, ये क्या है, विकास तथा तरक्की का प्रतीक है। जो सर्किल है, स्तूप के अंदर एक सर्किल दिखाई देता है। ये सर्किल विकास तथा तरक्की का प्रतीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है तथा नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। यहाँ पे मध्य जो प्रमुख फसलें हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी, गेहूं तथा धान। गेहूं तथा धान की बालियां बनी हुई हैं। गेहूं तथा धान की बालियां, तो दोनों ओर गेहूं तथा धान की बालियां बनी हैं। यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, मध्य प्रदेश शासन। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। पहले जो हमारा राजकीय चिन्ह है, इसके बाहर क्या है, स्तूप है, जिनकी संख्या कितनी है, 24। एक क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। इसके जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन। दोनों साइड में बाएं तथा दाएं ओर, बाईं तथा दाईं ओर मध्य प्रदेश की दोनों प्रमुख फसलें गेहूं तथा धान, दोनों की क्या है, बालियां यहाँ पे चिन्हित है। यहाँ पे क्या है, अशोक चिन्ह, जो कि सिंह आकृति का क्या था, अशोक चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पे अशोक स्तंभ बना हुआ है, अशोक सिंह आकृति में। अब इसके जो जस्ट पीछे की ओर क्या है, राजकीय वृक्ष क्या पढ़ा था हमने, बरगद पढ़ा था। तो राजकीय वृक्ष बरगद का पेड़ इसी के अंदर अंकित है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम स्तूप होंगे। जो यहाँ पे सर्किल है, इस सर्किल को याद करना, क्योंकि ये सर्किल बना हुआ है तथा ये तरक्की तथा विकास का प्रतीक है। जो सर्कल है, तरक्की तथा विकास का प्रतीक है। इसके बाद में इस सर्कल में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, मध्य प्रदेश शासन तथा गेहूं तथा धान की बालियां अंकित है। इसी सर्कल में जो इसके जो केंद्रीय वृत्त होगा, केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ, सिंह आकृति में अशोक स्तंभ तथा राजकीय वृक्ष बरगद का पेड़ बना हुआ है। इसके बाद में आगे देखते हैं। मुझे आशा है कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश गान। मध्य प्रदेश गान के बारे में देखते हैं कि गान किसने गायन किया था, किसने इसे संगीतबद्ध किया था और किसने इसे लिखा था। तो मध्य प्रदेश गान के बारे में बात करते हैं। जो राष्ट्रीय गान है उसी प्रकार से राजकीय गीत है, यानी मध्य प्रदेश गान है। राष्ट्रीय गीत है तो राष्ट्रीय गान, राजकीय गान भी होगा। उसी प्रकार से देखते हैं। तो सर्वप्रथम इसको देखते हैं, घोषणा कब हुई थी।
इसको अंगीकृत कब किया गया था? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसे अंगीकृत कब किया गया था, अर्थात घोषणा की गई थी? तो घोषणा 2011 में, 2011 में इसको घोषित किया गया था। इसके बाद में इसको देखते हैं, इसके रचनाकार कौन से हैं? तो रचनाकार के बारे में देखते हैं। रचनाकार कौन से हैं? तो महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, श्रीवास्तव क्या होंगे? महेश श्रीवास्तव होंगे। रचनाकार कौन से होंगे? तो महेश श्रीवास्तव। घोषणा कब हुई थी? तो 2011 में। जो राजकीय गान होगा वो कौन सा है? तो उसको देखेंगे हम कौन सा है, तो आगे देखते हैं। रचना कौन जिसने इसे लिखा है वो कौन से होंगे? महेश श्रीवास्तव होंगे। इसके बाद में देखते हैं संगीतबद्ध किसने किया था? तो संगीतबद्ध, संगीतकार कौन से थे? संगीतकार के सुनील झा। संगीतकार कौन से थे? तो उनके बारे में बात करते हैं हम। तो सुनील झा, जिसने इसे क्या किया था? संगीतबद्ध किया था। आदेश श्रीवास्तव। संगीत सुनील झा और सुनील श्रीवास्तव। तो सर्वप्रथम महेश श्रीवास्तव ने इसे क्या किया था? रचना की थी इसकी। संगीतकार कौन से हैं? तो सुनील झा तथा सुनील श्रीवास्तव। कौन कौन से हैं? सुनील और आदेश, सॉरी यहाँ पे कौन सा है? आदेश श्रीवास्तव, सुनील झा तथा आदेश श्रीवास्तव, इन्होंने रचना। अब इसको गायन किसने किया था, अर्थात मोसेस ने इसे गायन किसने किया था? तो गायन देखते हैं। गायक कौन से होंगे? तो गायक देखते हैं। गायक को देखते हैं तो शांतनु देखा होगा आपने। शांतनु क्या देखा होगा? शांतनु। तो शान, इनका नाम क्या है? शान, या फिर शांतनु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शांतनु। तो इन्होंने इसे क्या किया था? शांतनु मुखर्जी लिखते हैं इनको, पूरा क्या लिखते हैं? मुखर्जी, शांतनु मुखर्जी। तो इन्होंने क्या किया था? गायन किया था। सर्वप्रथम यदि पूछा जाए कि जो राजकीय गान होगा अर्थात मध्य प्रदेश गान होगा वो कौन सा है, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 2011 में की गई थी। और रचनाकार कौन से है? तो महेश श्रीवास्तव होंगे। यदि कहा जाए गीतकार कौन से हैं? तो सुनील झा तथा आदेश श्रीवास्तव होंगे। गायक की बात की जाए तो शांतनु या शांतनु मुखर्जी हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। अब कहेंगे कि राजकीय गीत है कौन सा? तो सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये क्या हो जाएगा? हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय गीत हो जाएगा। तो कौन सा होगा? गीत कौन सा होगा? सुख का दाता। गीत देखते हैं, गीत कौन सा है? गीत सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, संदेश है, माँ की गोद, पिता का आश्रय, माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश गीत हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद में राग के चिन्ह तो सभी हो गए हैं। अब इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, कितने डिग्री है, पूर्व में है, कितना पूर्व में स्थित है, तथा अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार इसका है क्या?
हेडिंग क्या बनाएंगे, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं। यदि हम देखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका, उत्तरी अक्षांश में क्या है कितना और पूर्वी देशांतर में क्या है। देखते हैं यहाँ पे 21 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। जो ये साइन लगा होता है ये मिनट का लगा होता है, तो यहाँ पे कितना लिखा है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, जो कि क्या है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश होगी। तथा देखते हैं यहां से तथा 74 डिग्री 9 मिनट, तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, जो कि क्या है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर था। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी या पूर्वी देशांतर है क्या, देखते हैं। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, मैप बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा सा मैप बनाएंगे। ये क्या है, पूरा हमारा ग्लोब है। अब देखते हैं ये क्या है, इस प्रकार से, जो इस प्रकार से बनी हुई है, तो ये किस ओर है, देखिए ये किस ओर है, यहाँ पे, यहां से मापेंगे हम, जो ये है बीचों बीच से, तो यहां से उत्तर की ओर, कहां पे, इस ओर से उत्तर की ओर, तो उत्तरी अक्षांशों में ये क्या है, अक्षांश रेखा, तो यहां से उत्तर की ओर है तो उत्तरी अक्षांश, यहां से देखेंगे उत्तर की ओर तो उत्तरी अक्षांश, यहां से होंगे यदि तो यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश होंगे, कहां पे, यहां से, तो यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश होंगे। अब यहाँ पे कुछ रेखा इस प्रकार से भी क्या है ग्लोब में, यहाँ पे इस प्रकार से भी बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, तो ये क्या होंगी, ये रेखाएं यहाँ से, तो यहाँ पे, यहाँ से ये क्या होगा, हमारा मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ से इस साइड, तो यहाँ तो क्या है पूर्व है, यहाँ पे क्या है पश्चिम है, यहाँ पे क्या है उत्तर है, यहाँ पे क्या है दक्षिण है, तो इस मध्य बिंदु से इस ओर तो क्या होंगी, पूर्वी देशांतर होंगी। तो ये क्या कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा है, ये सभी देशांतर होंगी। ये क्या है अक्षांश होंगी, तो ये अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा, तो पूर्वी देशांतर, तो 74 डिग्री 9 मिनट, यहाँ से 74 डिग्री 9 मिनट, यहाँ पे मध्य प्रदेश कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे भारत है, तो यहीं पे कुछ मध्य प्रदेश होगा, तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में क्या है, हमारा मध्य प्रदेश है। चलो अक्षांशीय विस्तार, अब यहां से इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरी हुई है, जिसकी हमने बात की थी जब हमने मध्य प्रदेश को भागों में बांटा था, तब हमने कहा था कि कर्क रेखा को भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कर्क रेखा को, उसको किन किन जिलों से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश के कितनों जिलों से होकर के गुजरती है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो उनको राज्यों के देखेंगे, एक एक जिलों, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो पहले जिले को देखते हैं। चलो कर्क रेखा, कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के जिले, कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के जिले कितने जिले हैं,
तो हमने तो सुना था 14 जिले हैं। कितने सुने थे? 14 जिले हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले हैं। हमें ये पता है, हमने याद कर लिया कि जिले हैं, हमने सुना है कि 53 जिले हो चुके हैं, लेकिन हमें याद तो होना चाहिए, तब तो हमें पता चलेगा कि जिले। जब हम मैप कल से मैप स्टार्ट करेंगे तो मैप के माध्यम से सभी जिलों को, एक एक जिले को दिखाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं, आज हम एक कर्क रेखा को पढ़ लेते हैं, कितने जिलों से होकर के गुजरती है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से जिले से, आज से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से जिले से होकर के निकलती है, गुजरती है। तो यहाँ पे एक ट्रैक बनी हुई है, 14 जिले से गुजरती है। तो उन जिलों को देखते हैं कौन से हैं, तो ट्रैक के माध्यम से पढ़ते हैं। ट्रैक, जिसकी एक ट्रैक देखते हैं, रउआ, राशि, भौरा, सा, दम जब कटनी, उमरासा। क्या? दम जब कटनी, उमरासा। तो देखते हैं, रउआ राशि, भौरासा, दम जब कटनी, उमरासा। ये क्या है? हमारी मध्य प्रदेश के जिलों की ट्रैक है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों की ट्रैक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे ये उस प्रकार से जिले हैं जैसे कि गुजरात से जैसे ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, तो उस प्रकार से श्रेणी बाय श्रेणी एक एक जिले से होकर के सभी क्रमबद्ध तरीके से ट्रैक ये हमारी काम करेगी। तो सर्वप्रथम किस जिले से आई हुई है? तो रतलाम से। रतलाम जिले में जैसे ही पश्चिमी भाग अर्थात पश्चिम से कहाँ पे प्रवेश करती है? तो सर्वप्रथम रतलाम में। रतलाम के बाद कहाँ जाएगी? उज्जैन। उज्जैन के बाद कहाँ पहुंचेगी? आगर मालवा में। इसके बाद में पहुंचेगी राजगढ़ के बाद सिंहौर के बाद भोपाल जाएगी। भोपाल से बाद विदिशा के बाद आगे होंगे रायसेन। यहाँ पे क्या होगी? रायसेन के आगे सागर के बाद दमोह। दम से हो जाएगा दमोह। जा से हो जाएगा जबलपुर। कटनी से हो जाएगा कटनी। कौन से जिले से? तो कटनी जिले से। उमरा तो उमरिया से। उमरिया सा से हो जाएगा शहडोल। अब हम काउंटिंग करेंगे शहडोल, सभी जिले काउंट करेंगे कि हमारे 14 के 14 जिले हुए या नहीं हुए, या सभी मजाक हो रहा था। रतलाम 1, उज्जैन 2, आगर मालवा 3, भोपाल 4, विदिशा, राजगढ़। तो कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 और 1 14। तो सभी 14 जिले हैं। रा से हो जाएगा रतलाम, ऊ से हो जाएगा उज्जैन, आ से हो जाएगा आगर मालवा, रा से हो जाएगा राजगढ़, सी से हो जाएगा सिंहौर, भा से हो जाएगा भोपाल, बा से हो जाएगा विदिशा, ला से हो जाएगा रायसेन, दम सा से हो जाएगा सागर, दम से हो जाएगा दमोह, जा से हो जाएगा जबलपुर, कटनी से हो जाएगा कटनी, ऊ से हो जाएगा उमरा से हो जाएगा उमरिया, सा से हो जाएगा शहडोल। तो सभी एक एक जिले होंगे, जो कि कितने जिले हैं? 14 जिले। 14 जिलों से होकर के गुजरती है। तो प्रत्येक जिले की एक एक नाम से है। यहाँ से कहाँ से? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से, जो कि पूर्वी भाग की ओर जाती है। तो यहाँ से एक एक जिला प्रत्येक जिले से गुजरती है। तो सभी क्रमबद्ध जिले से मैंने यहाँ से निकाल दी है। चलो आगे देखते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुछ राज्यों से होकर गुजरती है। हमने ये भी सुना है कि मध्य प्रदेश के राज्य से नहीं, भारत के कुछ राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? तो उन राज्यों को भी अब हम देखते हैं। कौन कौन से राज्य हैं कर्क रेखा पर स्थित
स्थित भारत के राज्य भारत के राज्य कितने राज्य हैं, किसके बाद में? अभी तो हमने 14 जिले पढ़े हैं, 14 मध्य प्रदेश के जिलों से उस करके गुजरती थी, तो सभी एक एक जिले को हमने देखा है। अब देखते हैं 8 राज्यों से, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो उन राज्यों को देखते हैं। एक ट्रिक, इसको भी एक फॉर्मूला, गणित का फॉर्मूला ही समझिए, गणित के ही समान इसको लगाएंगे। जब हम एक ट्रिक के माध्यम अर्थात फॉर्मूले के माध्यम से पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ मध्य प्रदेश को कितना कवर किया है हमने। देखते हैं ट्रिक, देखते हैं इसकी क्या बनती है। ट्रिक देखते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। गमछा मीन्स होती है तौलिया, यानी मूड पर तौलिया बनी हुई। मित्र, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। तो सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी जिले एक एक करके, सभी राज्य 8 राज्य से होकर के गुजरती है, तो सभी 8 राज्यों को एक एक करके हमने खोल के रख दिया है। तो सभी देखते हैं प्रत्येक, पहला कौन सा हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, का से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो प्रत्येक राज्य को हम कल सभी क्या पठारों को पढ़ेंगे, हम एक एक पठार, मध्य प्रदेश को कितने पठारों में बांटा गया है तो सभी पठारों को देखेंगे। इसके बाद में जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, कहाँ तक क्या इसकी लंबाई है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये किन किन पर्वत चोटियों के बीच से बहती है और किसके समांतर बहती है। तो यदि कहा जाए कि नर्मदा नदी, यहाँ पे देखेंगे हम, नर्मदा नदी है जो कर्क रेखा के समांतर बहती है। नर्मदा नदी कर्क रेखा के समांतर बहती है। जो नर्मदा के समांतर कौन सी रेखा, जो सेकंड नदी है वो किसके समांतर बहती है, तो वो बहती है ताप्ती नदी के। तो कर्क रेखा नर्मदा नदी, यहाँ पे नर्मदा नदी यहाँ पे फैक्ट टू फैक्ट पढ़ेंगे। नर्मदा नदी कर्क रेखा के समांतर बहती है तथा नर्मदा के समांतर जो अगली नदी है वो कौन सी बहती है, तो ताप्ती नदी बहती है। इस प्रकार से हमें प्रत्येक को मैप के अनुसार, अब हम कल से मैप स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम मैप से पढ़ेंगे तो प्रत्येक चीज को, नर्मदा को दिखाएंगे कहाँ से इसका उद्गम स्थल है और कहाँ पर इसका समापन है, किस नदी में है, क्या इसकी लंबाई है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सभी चीज को हम मैप से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल अगला देखेंगे। जय।